हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं शरद यादव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पे। दोस्तों, आज हम कवर करेंगे मिडवल हिस्ट्री घटनाचक्र पूर्वालोकन सीरीज की, जो कि हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स तैयार किए गए थे हमारी टीम के द्वारा, मेरे द्वारा भी। और इसका आज हम लास्ट लेक्चर करेंगे। और ये इसी का लास्ट लेक्चर नहीं होगा, बल्कि जितने भी घटनाचक्र पूर्वालोकन जो सीरीज थी, जिसमें ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, एनवायरमेंट, साइंस, इन सभी की क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी है। और ये हमारी आज लास्ट क्लास होगी। और जिसकी सभी सब्जेक्ट्स की जिसकी भी क्लास मैं बता रहा हूँ, वो सारी क्लासेस प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हो हमारे चैनल पे, जो कि पूरी तरीके से यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 जो 17 मार्च को आयोजित होने वाला है। और साथ में जो आरओ एग्जाम री एग्जाम होगा आपका अगले 6 महीने के अंदर अंदर, हो सकता है मई जून में हो जाए, उसके लिए भी बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। क्योंकि सारी क्लासेस 11 फरवरी जो आरओ एग्जाम हुआ था उससे पहले ही आधे से अधिक कंडक्ट करा दी गई थी, जहां से 55 से अधिक प्रश्न पूछ लिए गए थे आरओ एग्जाम्स में। और इसी तरीके से यूपी पीसीएस के लिए भी हेल्पफुल रहेगी। तो इनकी पीडीएफ भी आप परचेस कर सकते हो, बाई कर सकते हो। वीडियो के नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर से आप मैसेज निकालकर वहां पर आप टेक्स्ट मैसेज करेंगे व्हाट्सएप पे, तो वहां पे हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी। और आपको जितना भी शॉर्ट नोट्स वगैरह डिटेल दी जाएगी, वो सारा आप जो है कि चाहे तो ग्रैब कर सकते हैं, या फिर जो आपको जरूरत पड़े उसकी ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को। लास्ट क्लास में हम लोगों ने शाहजहां पर आकर रोका था, और आज हमारी ये लास्ट क्लास होगी। ठीक है, इसके बाद मिडवल हिस्ट्री भी कंप्लीट हो जाएगी। तो यहां पर आप देखोगे, शाहजहां की बात करें तो गोलकुंडा को औरंगजेब द्वारा 1687 ईस्वी में अधिकृत किया गया था। ध्यान देना कि जब शाहजहां शासक था, तो उस समय औरंगजेब जो है कि गोलकुंडा को अधिकृत कर रहा था अपने मुगल अंपायर में, तो 1687 ईस्वी में अधिकृत किया गया। कांधार राज्य ईरान के शाह और मुगलों के बीच संघर्ष की जड़ था। जो कांधार था अफगानिस्तान का, काबुल कांधार, ये ईरान शासकों की जो के साथ थे और जो भारत के मुगल शासक थे, इनके बीच में जो है कि संघर्ष की जड़ थी, क्योंकि ये प्रतिष्ठा का भी विषय माना जाता था। कांधार के निकल जाने से मुगल साम्राज्य को एक बड़ा धक्का पहुंचा, और सामरिक महत्व के केंद्र के दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट था। हालांकि 1649 ईस्वी में यह शाहजहां के शासनकाल के अंतर्गत था। 1649 में बात करेंगे कि बनारस एवं इलाहाबाद के तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए किसने मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया, तो ये थे कविंद्राचार्य जी, और ये शाहजहां से संबंधित थे। हालांकि यही सीधा सीधा प्रश्न आपको 2023 में प्रीलिम्स में देखने को मिलेगा आरओ एग्जाम्स में। और ये राजकीय संरक्षण भी इनको प्राप्त था शाहजहां के समय में। जो मुगल बादशाह थे शाहजहां, उनके दरबार में राजकीय संरक्षण के रूप में कविंद्राचार्य जी रहते थे, और इन्होंने इलाहाबाद और बनारस पे जो तीर्थ कर लगाया जाता था उसको समाप्त करने की बात की थी। शाहजहां के बल्ख अभियान का उद्देश्य क्या था? काबुल की सीमा से सटे हुए बल्ख और बदख्शां में एक मित्र शासक को लाना, यानी कि ताकि वहां के साम्राज्य को विजिट करके एक मित्र शासक को वहां पे स्टैब्लिश किया जाए, स्थापित किया जाए। आगे देखते हैं कि ताकि वे ईरान और मुगल साम्राज्य के बीच एक बफर राज्य का काम कर सके, यानी कि बफर स्टेट की तरह वो काम कर सकेगा, रोल प्ले कर सकेगा। शाहजहां ने ईरानी फारसी पद्य शैली कवि कलीम अबू जलीफ को राज कवि का नियुक्त किया। तो ध्यान देना कि ईरानी फारसी जो पद्य शैली के जो जानकार थे अबू जलीफ, इन्हें राजकवि नियुक्त किया। और मुमताज महल का असली नाम क्या था? तो अर्जुमंद बानो बेगम था। इन्हीं के नाम पर जो है कि शाहजहां ने आगरा में ताजमहल का निर्माण कराया। हालांकि जो अर्जुमंद बानो बेगम थी, ये आसफ खां की पुत्री थी, और इनका दूसरा नाम मुमताज महल था। हिंदू और ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय हमें देखने को मिलता है कहां पे? ताजमहल में, जिसमें ईरानी परंपरा भी दिखती है और हिंदू परंपरा भी दिखती है। दिल्ली की जामा मस्जिद की बात करेंगे तो निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। दिल्ली की जामा मस्जिद, ठीक है, जो आपके चांदनी चौक बाजार के पास है, यानी कि लाल किले के थोड़े से आगे बढ़ के, तो वहां का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। और दिल्ली के लाल किले का भी निर्माण शाहजहां ने ही करवाया था। 1504 ईस्वी में जब आगरा की स्थापना की गई थी, तब सिकंदर लोदी ने जो है कि क्या किया था? सल्तनत काल की राजधानी आगरा को बनाया था। और उसी समय से ये आगरा ही राजधानी का केंद्र बनी चली आ रही थी। लेकिन बाद में किस साम्राज्य ने इस राजधानी को आगरा से पुनः दिल्ली स्थानांतरित किया? तो शाहजहां ने किया था। 1628 ईस्वी में अबुल मुजफ्फर, ध्यान दीजिएगा, जिसको सिहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरानी ए सानी की उपाधि धारण करके ये गद्दी पर बैठता है। ठीक है, आगे देखते हैं स्मारक की बात करेंगे। निर्माता, ध्यान देना कि ये 1628 में कौन गद्दी पर बैठता है? शाहजहां बैठता है। और क्या नाम होता है? अबुल मुजफ्फर सिहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किराना ए सानी। तो इतनी बड़ी जो उपाधि में से आपको ये याद रखना कि किरान ए सानी, ये किसकी उपाधि थी? तो ये शाहजहां की थी। अब यहाँ पे कुछ स्मारक हैं और उनके निर्माता हैं, ये पूछा जाता है। जैसे अलाई दरवाजा की बात करेंगे दिल्ली में,
तो इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। बुलंद दरवाजा जो कि फतेहपुर सीकरी में था, अकबर ने किया था और ये गुजरात विजय के उपलक्ष्य में किया था। मोती मस्जिद जो आगरा में है, ध्यान देना कि जो आगरा का लाल किला है उसको तो निर्माण करवाया था अकबर ने, लेकिन उसमें एक मोती मस्जिद भी बनवाई गई थी, वो शाहजहां के द्वारा बनवाई गई थी। लेकिन अगर मैं बात करूं कि दिल्ली के लाल किले को किसने स्थापित किया, तो शाहजहां ने, और उसमें एक मोती मस्जिद भी है, ये दिल्ली वाली मोती मस्जिद औरंगजेब ने स्थापित करवाई थी। आगे देखते हैं, शाहजहां ने दिल्ली के लाल किले का निर्माण कराया और शाहजहानाबाद नगर की स्थापना भी दिल्ली में की थी। उपनिषदों का फारसी अनुवाद शाहजहां के शासनकाल में शहजादे दारा सिकोह के द्वारा किया गया था। जो उपनिषद थे, भारतीय धार्मिक ग्रंथ थे, उनका फारसी अनुवाद शाहजहां के शासनकाल में उनके बेटे जो शहजादे थे दारा सिकोह ने किया था और सिर ए अकबर के नाम से किया था। किस नाम से किया था? सिर ए अकबर के शीर्षक से, जिसमें लगभग 52 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था। और लघु अकबर किसे कहते हैं? तो दारा सिकोह को ही लघु अकबर कहा जाता है। ये लेनपुल ने कहा था, लेनपुल ने कहा था, इनको इतिहासकार थे, बिकॉज सहिष्णुता और उदारता के मामले में ये अकबर की ही तरह बिल्कुल थे, इसलिए इनको लघु अकबर भी कहा जाता है। शाहजहां ने दारा को शाह बुलंद इकबाल की उपाधि भी दी थी और दारा की एक रचना थी मज्म उल बहरीन थी। यानी एक तरफ तो दारा सिकोह सिर ए अकबर के नाम से उपनिषदों का फारसी में अनुवाद कर रहे हैं, वहीं उन्होंने अपनी एक रचना भी लिखी थी मज्म उल बहरीन करके, और इनको शाह बुलंद इकबाल की उपाधि शाहजहां ने दी थी क्योंकि इनके बेटे थे। हालांकि औरंगजेब भी इसी का बेटा था। आगे हम पढ़ेंगे कि औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच में मुगल साम्राज्य को हड़पने के लिए या मुगल साम्राज्य के उत्तराधिकार के लिए 3 से 4 इंपॉर्टेंट युद्ध लड़े गए, जिसमें कि देवराई का युद्ध होगा, धर्मट का युद्ध होगा। ये सभी महत्वपूर्ण युद्ध रहेंगे सामूगढ़ वगैरह के, तो उसको भी कवर करेंगे। दारा सिकोह को किस स्थान पर दफनाया गया? तो दिल्ली में दफनाया गया था, क्योंकि इसकी मृत्यु 1659 में हुई थी और हुमायूं के मकबरे के पास ही दारा सिकोह को दफनाया गया। हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? दारा सिकोह था, और उसने उपनिषदों का जब अध्ययन किया तब उसके बाद उसे फारसी भाषा में उसको अनुवादित करवाया। शाहजहां का काल अगर हम बात करें मध्ययुगीन इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? तो स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। A.L. श्रीवास्तव ने ऐसा कहा, मध्ययुगीन में ये स्वर्ण युग माना जाता है इसके इतिहास को। कोहिनूर हीरे की बात करेंगे तो शाहजहां को किसने उपहार दिया था? तो मीर जुमला यानी कि मोहम्मद सईद ने दिया था, और ये हीरे का व्यापार करता था। और इसको जो है कि शाहजहां ने कहां पे जड़वा दिया था? आपको पता होगा, मयूर सिंहासन में जड़वा दिया था। हालांकि जब नादिर शाह का आक्रमण होता है 1739 में, तो वो इसे उठा के ले जाता है अपने ईरान फारस में। आगे देखते किस मुगल बादशाह ने बलबन द्वारा प्रारंभ सिजदा समाप्त कर दिया? जो सिजदा परंपरा थी, सर झुकाना था और पाबोज जिसमें कि बादशाह के पैरों का चुंबन किया जाता था, तो ये व्यवस्था शाहजहां के द्वारा समाप्त कर दी गई। शाहजहां के शासनकाल में औरंगजेब पहले 1636 से 44 तक दक्कन का गवर्नर था, जिस समय उसने गोलकुंडा को भी विजित किया था, और 1652 ईस्वी में उसे पुनः इस पर नियुक्त कर दिया गया था गवर्नर के पद के रूप में। अब औरंगजेब की बात करेंगे तो औरंगजेब मुख्य रूप से शरीयत के अनुसार शासन करने वाला दूसरा शासक था, और ये मुख्य रूप से अपने आप को कट्टर मुस्लिम भी दिखाता था, क्योंकि इसके खिलाफ जो है कि बहुत सारी चुनौतियां हो रही थी, इसलिए इसको उलेमाओं का और मौलवियों का समर्थन प्राप्त करने के लिए इसने स्वयं को क्या किया? कट्टर शरीयत के हिसाब से अपना कानून चलाना शुरू किया। और औरंगजेब का राज्याभिषेक 2 बार हुआ है। पहली बार इसका दिल्ली में हुआ था 21 जुलाई 1658 को, फिर दूसरी बार इसका 5 जून 1659 को अबुल मुजफ्फर मुहिजुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलम पीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण कर गद्दी पर ये बैठता है। तो ध्यान दें कि पहली बार में तो ये युद्ध जीत के ही सीधे गद्दी पर बैठ जाता है, और दूसरी बार में ये एक उपाधि धारण करता है जिसका नाम है पीर बादशाह गाजी, और जबकि शाहजहां ने जो है कि किरान ए करके जो मैंने अभी ऊपर बताया उस उपाधि से वो गद्दी पर बैठता है। धर्मत का युद्ध अगर हम बात करें जो कि उज्जैन MP में है, ये 1658 ईस्वी में औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच में हुआ था, और ये मुख्य रूप से उत्तराधिकार का युद्ध था। वहीं 15 अब यहाँ पे कुछ युद्धों का अगर हम मिलान करने की बात करें तो बिलग्राम का जो युद्ध था वो 1540 ईस्वी में हुआ था। इसमें क्रम मिलाने को आ रहा है तो हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो सरनाल का युद्ध जो कि 1572 ईस्वी में हुआ था गुजरात में, जो कि अकबर के गुजरात अभियान से संबंधित है। उसके बाद धर्मट की युद्ध की बात करेंगे तो ये आप देखोगे कि अभी 1658 में औरंगजेब और दारा सिकोह का था। वहीं जजायू का जो युद्ध होता है ये 1707 ईस्वी में होता है, जो कि बहादुर शाह प्रथम और मोहम्मद आजम शाह के बीच में होता है, मोहम्मद आलम शाह के बीच में होता है। तो इतनी बात आपको क्लियर होगी। अब यहां से क्या होता है कि आपको क्रम पूछा गया था कि बिलग्राम का युद्ध 1540 में आपके शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में, सरनाल का युद्ध 1572 में किसके बीच होता है? अकबर के साथ किया जाता है, जो कि अकबर लड़ता है। और धर्मत का युद्ध दारा सिकोह और औरंगजेब के बीच में होता है, ये आपका होता है 1658। फिर जजाऊ का युद्ध होता है 1707 ईस्वी में, बहादुर शाह प्रथम और मोहम्मद आजम शाह। तो ये आपका एक क्रम था।
अब यहाँ पे देखोगे कि बनारस के पास सूजा की पराजय जो है कि ये फरवरी 1658 में होती है। अब यहाँ पर ये भी युद्ध पूछ जाता है कि बनारस के पास सूजा युद्ध के नाम से जाना जाता है। वहीं धर्मत की विजय की बात करें तो देखो ये 15 अप्रैल 1658 को औरंगजेब को मिलती है। सामूगढ़ की लड़ाई की बात करें 29 मई 1658 को होती है। देवराई की लड़ाई की बात करें तो 1659 में। ये तीनों जो है कि आपके क्रम से पूछा जाता है, ठीक है, तीनों क्रम से पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है कि पहले धर्मत की लड़ाई होती है जो आपके उज्जैन में होती है अप्रैल 1658 में, फिर सामूगढ़ दूसरे नंबर की लड़ाई जो उसी 1658 में होती है लेकिन अगले महीने होती है मई में, और देवराई की तो अगले साल होती है सीधे 1659। और अगर हम इनसे पहले भी बात करें तो बनारस के पास सुजा का युद्ध जो होता है ये 1658 में हुआ था, फरवरी 1658। तो ये चारों क्रम से पूछा जाता है। मुगल शहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था, सुलेमान सिको, जो कि दारा का पुत्र था, दारा सिको का पुत्र था। औरंगजेब के पुत्र मोहम्मद अकबर ने 1681 में विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति को दुर्बल कर दिया। यानी जब राजपूतों को लगा कि अब हम औरंगजेब को थोड़ा सा पराजित कर सकते हैं और मुगल साम्राज्य को गिरा सकते हैं और राजपूत शासन को हम उभार सकते हैं, ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, क्योंकि आपको भी पता है कि राजपूतों से संबंध जो है कि मुगलों के बहुत ज्यादा अच्छे नहीं रहे थे। केवल अकबर के शासनकाल में थोड़े बहुत ठीक थे, थोड़े बहुत जहांगीर में, लेकिन जहांगीर के बाद आप देखोगे शाहजहां में, औरंगजेब में राजपूतों से संबंध विच्छेद होने लगे। और ऐसे में राजपूतों ने क्या किया, औरंगजेब का जो बेटा था मोहम्मद अकबर को, इसको अपने फेवर में करते हुए औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह करने के लिए उकसा दिया। और ऐसे में राजपूतों के खिलाफ जो है कि औरंगजेब की स्थिति कमजोर हो जाती है। किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने जून 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो जयसिंह के साथ जो है कि शिवाजी ने पुरंदर की संधि 1665 पे हस्ताक्षर किए थे, जो कि कछवाहा का शासक था। लेकिन मुख्य रूप से अगर हम देखें तो ये जयसिंह औरंगजेब के ही जो है कि नेतृत्व में था, अर्थात औरंगजेब के ही कहने पर इसने संधि की थी। और अगर हम जिंदा पीर की बात करें तो ये औरंगजेब को टाइटल दिया जाता है जिंदा पीर के रूप में। मुगलों का अंग्रेजों यानी कि ब्रिटिश से पहली बार संघर्ष कब होता है, तो 1686 ईस्वी में होता है, औरंगजेब के शासनकाल में। हालांकि अगर आप देखोगे तो भारत में जहांगीर के शासनकाल में ही जो है कि टॉमस रो जैसे व्यापारी आ चुके थे भारत में, लेकिन पहली बार जो है कि जब संघर्ष का रूप आता है तो 1686 ईस्वी में आता है। और मुगल गवर्नर शाइस्ता खान ने जॉब चारनाक सहित अंग्रेजों को हुगली से खदेड़ दिया था। कहां से खदेड़ा, हुगली से ही खदेड़ दिया था। और औरंगजेब ने दक्षिण में जिन दो राज्यों को विजय किया था वो था एक बीजापुर और एक था गोलकुंडा। बीजापुर को उसने 1686 ईस्वी में जीता था और गोलकुंडा को उसने 1687 ईस्वी में जीता था। उस समय गोलकुंडा के जो शासक थे वो अबुल हसन कुतुब शाह थे, ठीक है, जिसने गोलकुंडा में कुतुब शाही वंश की स्थापना की थी। तो अबुल हसन कुतुब शाह ये यहाँ के शासक थे। तो 1686 और फिर 1687 तो अकबर ने पहले बीजापुर को जीता, फिर उसके बाद गोलकुंडा को जीता। आगे देखते हैं किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे, तो औरंगजेब में लगभग 31.6%। ये आरोप लगाया जाता है बार बार कि औरंगजेब जो है कि कट्टर मुस्लिम शासक था, तो उसके रूप में ये प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया गया कि अगर हम पूरे अकबर को देखें, जहांगीर को देखें, शाहजहां को देखें, औरंगजेब को देखें या फिर उसके आगे वाले शासकों को भी देखेंगे तो सबसे अधिक हिंदू सेनापति औरंगजेब के शासनकाल में ही थे। अकबर ने अपने शासनकाल में जजिया कर को समाप्त कर दिया था, किंतु औरंगजेब ने उसे 1679 में पुनर्जीवित कर दिया। तो यह पूछा जाता है कि किस मुगल सम्राट ने इसको समाप्त किया और किस मुगल सम्राट ने इसको पुनर्जीवित कर दिया, तो यह था औरंगजेब। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ होता था सुन्नी, मतलब कि दारुल इस्लाम कहा जाता था। इसका मतलब था कि इस्लाम राज्य स्थापित करना था, यानी कि एक इस्लामिक राज्य स्थापित करना चाहता था। और औरंगजेब स्वयं एक सुन्नी मुसलमान था जो कि कट्टरतावाद के समर्थक के रूप में जाना जाता था। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि औरंगजेब ने अपनी पत्नी के याद में एक बीबी का मकबरा बनवाया था, जो कि उसकी बीबी का नाम था राबिया उद दौरानी का मकबरा। और इसे द्वितीय ताजमहल कहा जाता है, यानी कि ताजमहल की भद्दी नकल, क्योंकि कोशिश यही की गई थी उनके मजदूरों के द्वारा कि हम ताजमहल की एक कॉपी बना सके, लेकिन वो उतनी अच्छी तरीके से नहीं बना और उसका नाम दिया गया बीबी का मकबरा, जो कि औरंगाबाद में है, महाराष्ट्र में, राबिया उद दौरानी का मकबरा के नाम से। औरंगजेब की पुत्री का नाम था मेहरुन्निसा और अन्य जो है कि जेबुन्निसा, जितुन्निसा, बदरुन्निसा और जुबतुन्निसा। तो ये औरंगजेब की देखोगे तो कम से कम 5 पुत्रियां भी थी। शाहजहां की पुत्री की बात करेंगे तो जहां आरा, रोशन आरा और गौहर आरा, ये सभी जो है कि आरा वाली शाहजहां की पुत्रियां थी। और निसा वाली जो कि जेबुन्निसा, मेहरुन्निसा, बदरुन्निसा, ये सभी औरंगजेब की पुत्रियां हैं। औरंगजेब ने किसको साहिबात उज जमानी की उपाधि दी थी, तो जहां आरा को दी थी, क्योंकि ये इसकी बहन थी। शाहजहां का पुत्र औरंगजेब और पुत्री जो है कि जहां आरा, तो उसने अपनी बहन को साहिबात उज जमानी की उपाधि भी दी थी। रामदास जो एक संत थे,
किसके शासनकाल से संबंधित थे? तो ये औरंगजेब के शासनकाल से संबंधित है। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो औरंगजेब ने कराया। लेकिन अगर मैं पूछता हूं लाल किला जो कि रेड फोर्ट आपका आगरा का है, तो आगरा के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। अब यहां पर हम अगले आने वाले टॉपिक को कवर करेंगे, चैप्टर नंबर 19, जहां से सबसे अधिक आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। कैसे? क्योंकि मुगल कालीन प्रशासन व्यवस्था से बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो बात करेंगे मुगल कालीन प्रशासन के दौरान जिले को सरकार के नाम से जानते थे, प्रांत को सूबा कहा जाता था, सरकार को जिला कहा जाता था, और परगना आपका विकास खंड वाले क्षेत्र होते थे। मुगल काल में सेना का जो प्रधान था ये मीर बख्शी होता था। कौन होता था? मीर बख्शी हुआ करता था। मुगल शासन में मीर बख्शी का कर्तव्य क्या था? तो भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण करता था और साथ ही सैन्य विभाग के वेतन के लिए भी उत्तरदायी था। तो जितना भी जो भू राजस्व कलेक्ट करने वाले जो अधिकारी थे उनका भी जो है कि ऑब्जर्वेशन करता था, देखता था कि कहीं वो कोई भ्रष्टाचार तो नहीं कर रहे हैं, कहीं वो ऐसा तो नहीं है कि शासन को पैसा जो है कि कम भेज रहे हैं शासन को। और साथ में जो सैन्य विभाग था वो भी जितने भी सैनिक कर्मचारी थे उनके वेतन के लिए अर्जी मीर बख्शी ही देता था। तब उसके बाद जो बादशाह होते थे वो उनका वेतन रिलीज करते थे। तो बिना मीर बख्शी की मोहर के वेतन रिलीज नहीं किया जाता था। आगे देखो कि मुगल साम्राज्य मूल रूप से एक सैनिक राज्य था। केंद्रीय शासन व्यवस्था के विकास की प्राण शक्ति उसकी सैनिक शक्ति पर ही टिकी हुई थी। बिल्कुल सैनिक शक्ति को हमेशा मजबूत करके रखते थे। मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था मनुची को, जो कि एक इतालवी यात्री था। अहदी ने घुड़सवार सिपाही थे। अहदी वे घुड़सवार सिपाही थे जिन्होंने अपनी सेवाएं एकाकी प्रदान की और जिन्होंने किसी सरदार के साथ अपने को क्या किया? संलग्न नहीं किया। उन्हें ही जो है कि कहा जाता था सम्राट ही जिनका आसन्न कर्नल था, अर्थात सम्राट ही सब कुछ था, उनका सर्वोच्च अधिकारी था। मुगल काल में मनसबदारों के सैनिकों के अतिरिक्त दो प्रकार के और घुड़सवार थे जो कि अहदी और दाखिली कहलाते थे। तो अगर आप देखोगे मनसबदारी में जो जात और सवार ये दो पद आते थे। जात आपका पद और वेतन और रुतबा बताता था, जबकि सवार आपकी जिम्मेदारी बताता था कि आपके पास कितनी सेना और कितने घोड़े होने चाहिए। इसके अतिरिक्त दो और अन्य प्रकार के घुड़सवार सैनिक होते थे जो कि अहदी और दाखिली कहलाते थे। अहदी सैनिक की बात करेंगे तो ये इन्हें क्या होता था? डायरेक्ट बादशाह नियुक्त करता था और ये मुख्य रूप से अंगरक्षक होते थे बादशाह के, जो कि योग्य और वफादार भी होते थे। मनसबदारों से इनका कोई संबंध नहीं होता था। इनकी भर्ती, इनका वेतन, इनके वस्त्र, इनके घोड़े सब कुछ राज्य के द्वारा दिया जाता था और इनके लिए अलग से दीवान और मीरबख्शी की व्यवस्था भी की जाती थी। कह सकते हो कि ये बिल्कुल बहुत ही उच्च कोटि के थे, जो सीधे आज की अगर आप देखोगे एनएसजी कमांडो जो होते हैं प्रधानमंत्री की सुरक्षा में डायरेक्ट चलते हैं, जिनसे प्रधानमंत्री का डायरेक्ट कांटेक्ट होता है। तो ये उसी प्रकार के कुछ अहदी सैनिक थे जो बादशाह के सीधे खिदमत में रहते थे, उनके वफादार रहते थे, उनके अंगरक्षक रहते थे, उनके आसपास हमेशा रहते थे। और इनको सबसे अधिक पैसा मिलता था, 500 रुपए का वेतन दिया जाता था उस समय में, जबकि सामान्य सैनिकों को केवल 12 से 15 रुपए। तो आप आइडिया लगा सकते हो कि अगर मैं कहूं कि एक सामान्य व्यक्ति की आज सैलरी अगर 20,000 25,000 है, तो उससे अगर हम कंपैरिजन करें इसकी अहदी सैनिक की, तो उसकी लगभग 3 से 4 लाख रुपए सैलरी रही होगी। तो इतना जो है कि बड़ा अंतर था। अच्छा, मुहत्सिब की बात करेंगे तो मुहत्सिब एक क्या था? लोक आचरण एक अधिकारी था जो कि अकबर के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया था कि देखा जाए कि लोक आचरण अधिकारी किस तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। वहीं मनसबदारी प्रथा आमतौर पर इसलिए चालू की गई थी ताकि साफ सुथरा प्रशासन लागू हो सके। मनसबदारी व्यवस्था थी क्या? इसमें 33 वर्ग थे। उन्हें जो पद प्राप्त होते थे वो मशरूत प्राप्त होते थे, अर्थात कि सशर्त प्राप्त होते थे, यानी शर्तों के साथ, और समस्त कार्यकारी एवं सैन्य अधिकारियों के मनसब प्रदान किए जाते थे और आनुवंशिक नहीं था। सबसे अधिक ये पूछा जाता है कि क्या वंशानुगत थी क्या ये व्यवस्था? तो हम कहेंगे नहीं, ये व्यवस्था वंशानुगत नहीं थी जब अकबर ने इसे शुरू किया। हालांकि आगे चल के वंशानुगत हो जाती है और आगे चल के इसकी फिर गत भी हो जाती है। गत मतलब इसकी स्थिति खराब हो जाती है। मनसबदार सैन्य और प्रशासनिक व्यय और वेतन के बदले नगद या जागीर के रूप में भुगतान होता था। तो मनसबदारी क्या होती थी? मुख्य रूप से जो वेतन वगैरह देते थे उसकी जगह हम नगद या जागीर के रूप में भुगतान करने लगे। जिन मनसबदारों को जागीर प्राप्त थी वे जागीरदार कहलाते थे और इन्हें न्यायिक और प्रशासनिक दायित्वों के एवज में भूमि आवंटन अधिकार प्राप्त होते थे। तथापि इनके भूमि अधिकार केवल सेवा काल तक ही रहते थे, अर्थात कि आपकी वंशानुगत नहीं है कि आप जब सेवा से निवृत्त हो जाओगे, रिटायर हो जाओगे, तो आपके बेटे या आपकी पुत्री को दे दिया जाएगा। ऐसा नहीं होता था। बस जब तक आप लगे हुए हो, जब तक आप सेवानिवृत्त नहीं होते हो, तब तक आप मनसबदारी के पद पे रहोगे और अगर आपको जागीर प्राप्त होती है तो आप जागीरदार कहलाओगे और इसके एवज में आप भूमि का आवंटन वगैरह भी कर सकते हो। फिर अगर हम बात करें, जमींदार पहले से चले आ रहे बड़े भूधारक होते थे। इनका कार्य अपने प्रभाव क्षेत्र से भू राजस्व संग्रह कर राज्य को देना होता था, जिसे उन्हें बदले में 10 से 11% संग्रह शुल्क प्राप्त होता था। तो ये पहले से ही जो जमींदार चले आ रहे थे उनके लिए था।
और इन्हें राजस्व अधिकार वंशानुगत होते थे और मुख्य दायित्व राजस्व उगाही था जो मूलतः 1/3 होता था उस समय में। तो ये मुख्य रूप से इनका काम ही होता था जमींदारों का। तो जागीरदार और जमींदार दोनों में आपको अंतर पता होना चाहिए मुगल शासन काल में। मुगल प्रशासनिक शब्दावली में जो माल वर्ड होता है ये भू राजस्व से संबंधित है, यानी कि माल की उगाही कितनी हो रही है, अर्थात पैसा कितना कलेक्ट किया जा रहा है। जहांगीर ने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध कर दिया था 1617 ईस्वी में। 1605 ईस्वी में पुर्तगालियों द्वारा भारत में इसको लाया गया तंबाकू के सेवन का। और साथ ही साथ मदद ए मास की बात करेंगे तो ये विद्वानों को दी जाने वाली, अपना धार्मिक लोगों को दी जाने वाली एक मदद थी। ठीक है, इसको हम सयूर गुल भी कहते थे, सयूर गल भी कह देते थे। और राजस्व मुक्त एक अनुदत्त भूमि थी। तो समझने वाली बात है कि जो मदद ए मास ये वर्ड पूछा जा रहा है, या इसको हम सयूर गल भी कह सकते हैं, तो ये किसको दी जाती थी? ये विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि थी जिसपे कोई टैक्स नहीं लिया जाता था, और स्पेशली ये धार्मिक लोगों को भी दी जाती थी। दान में दी जाने वाली समस्त भूमि का निरीक्षण सद्र करता था। जो भी भूमि दान में दी गई है तो वो देखा जाता था कि उस भूमि पे क्या किया जा रहा है, उसका उपयोग कैसा हो रहा है, इसकी पूरी की पूरी ऑब्जर्वेशन सद्र करता था। चकला शब्द की बात करें तो सूबा और परगना के बीच एक इकाई होती थी और क्षेत्रीय इकाई होती थी, लेकिन सरकार के समानार्थी नहीं माना जाता था। शाहजहां के समय पर यह चलता था चकला जैसा शब्द। मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में अगर हम बात करें तो मनसबदारी व्यवस्था राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित थी, जिसे अकबर ने प्रारंभ किया था 1575 में। कब प्रारंभ किया गया था मनसबदारी व्यवस्था को? 1575 में। और ये पैतृक नहीं थी, अर्थात ये वंशानुगत नहीं थी। योग्यता के आधार पर ही इसका चयन किया जाता था। अगर आप वंशानुगत हो गए तो आपकी योग्यता कुछ भी हो, चाहे आप खराब हो चाहे अच्छे हो, लेकिन फिर भी आपको पद मिल जाता। लेकिन यहाँ पे योग्यता के आधार पर इसका चयन नहीं किया जा रहा था। सभी मनसबदार सेना के पदाधिकारी नहीं होते थे। सैन्य और असैन्य दोनों ही प्रकार के नियुक्त हो सकते थे। मतलब जितने भी मनसबदार थे वो सेना के पदाधिकारी नहीं होते, क्योंकि कुछ मनसबदार असैनिकों को भी दिया जाता था। मुगल शासन के अधीन उच्च पदाधिकारी भी मनसबदार होते थे और उनका वर्गीकरण भी किया जाता था। अबुल फजल के आइन ए अकबरी में मनसबदारों की लगभग 66 श्रेणियां, परंतु केवल 33 ही प्रचलित थी, लेकिन 66 श्रेणियां बताई गई थी। अब यहाँ पे कुछ अधिकारी हैं और उनके कर्तव्य, जैसे दीवान ए तन, ये जागीर व वेतन को देखते थे, ये जागीर और वेतन को देखते थे, दीवान ए तन। फिर आगे बात करें कि मुस्तारफी की बात करें तो ये राज्य की आय व्यय का निरीक्षण करते थे। मुशरिफ की बात करें तो ये कार्यालयों को संभालने के काम करते थे। वाकिया नवीस की बात करें तो प्रमुख घटनाओं व फरमानों को सूचीबद्ध करते थे, लिखते जाते थे वाकिया नवीस को। यहाँ पे बादशाह और उनके दीवान कौन कौन थे, जो कि वित्त अधिकारी कहलाते थे, यानी वित्त मंत्री जिसे। अकबर का जो दीवान था वो मुजफ्फर खान था, जहांगीर का गियास बेग एतमाउद्दौला था, शाहजहां का सादुल्ला खां था और औरंगजेब का असद खां था। ध्यान देना कि ये जो दीवान पद है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आज के वित्त मंत्री की तरह है, यानी कि जिसके पास पूरा राजकोष खजाना देखने का पूरा मतलब पदभार दे दिया गया था कि आप ही को पूरा राजकोष खजाना वगैरह देखना है कि कहां कहां से क्या क्या चीजें हो रही हैं। तो ये दीवान एक बहुत बड़ा पद था और ये अकबर के समय दिया गया था मुजफ्फर खां को, जहांगीर के समय गियास बेग एतमाउद्दौला को, और शाहजहां के समय सादुल्ला खां को, और औरंगजेब के समय असद खां को दिया गया था। अब यहां पर बात करें कि अकबर ने शेरशाह की तरह राज्य के सिक्कों के प्रचलन को नियमित करने का प्रयास किया। शेरशाह सूरी की तरह शेरशाह की मुद्रा पद्धति के समान अकबर के समय का ताम्र का प्रमुख सिक्का कौन सा था? तांबे का, तो दाम होता था। ध्यान समझना कि शेरशाह की जो मुद्रा पद्धति चलती थी उसी की तरह अकबर ने भी तांबे का क्या शुरू किया? सिक्का जो चालू किया था उसका नाम दाम रख दिया था। और अकबर द्वारा राम सीता की आकृतियों और राम सिया देवनागरी लेख से युक्त सिक्के भी चलवाए गए। तो यह भी पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा मुगल कालीन शासक था जिसके सिक्कों पर राम सीता का लेखांकन या राम सीता का उत्कीर्ण देखने को मिलता है? तो अकबर के समय। हालांकि चांदी का सिक्का उसमें रुपया कहलाता था और तांबे का सिक्का दाम कहलाता था। फिर बात करेंगे बाबर की, तो बाबर ने चांदी और तांबे का सिक्का चलाया था, लेकिन इसने चांदी को शाहरुख कहा था। ठीक है, आगे के शासन काल में फिर लोगों ने रुपया कहना शुरू कर दिया मुगल शासकों ने, लेकिन बाबर ने अपने चांदी के सिक्कों को शाहरुख कहा था। मध्यकाल में बटाई लगान निर्धारण की एक पद्धति थी जिसमें वास्तविक उपज का बंटवारा राज्य और कृषक के बीच होता था। तो यहाँ पे जैसे आप देखोगे आज भी आप लोग क्या करते हो, बहुत सारे लोग जो जमींदार होंगे या किसी किसी घर पे जो है कि खेती करने वाला कोई नहीं, लेकिन वो क्या करते हैं अपने खेतों को बटाई पर दे देते हैं, किसी गरीब को दे देते हैं कि चल भाई तू भी अपनी खेती वगैरह करना, जो भी पैसा सा लगेगा उसका आधा पैसा हम दे देंगे और जो फसल होगी वो मुझे भी दे देना आधा। यही तो बटाई की पद्धति है। तो उस समय क्या होता था कि बटाई पद्धति में राज्य सहायता करती थी किसानों का, और जितना
जितना भी किसान पैदा करेगा अनाज को, उसका आधा हिस्सा राज्य को मिल जाएगा और आधा हिस्सा किसान रख लेगा। तो ये वास्तविक रूप से उपज का बंटवारा होता था बटाई पद्धति में। शेरशाह सूरी ने लगान निर्धारण के लिए 3 प्रणालियों को अपनाया था। एक था नस्क या मुक्ताई अथवा कनकूत कह सकते हो, कनकूत इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड आता है हमेशा। दूसरा नगदी या जब्ती कह सकते हो। तीसरा गल्ला बख्शी या बटाई के रूप में, जिसमें अनाज को बांटा जाता था, और दूसरे में नगदी की बात होती थी। अकबर के शासन काल में दक्कन में निम्न पद्धतियों में से कौन सा भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था? तो हल की संख्या। हल की संख्या जो है कि ये अकबर के शासन काल में दक्षिण भारत में ये परंपरा प्रचलित थी। फिर यहां पर हम देखेंगे कि मुगल कालीन सहाब या सिहाब नहर का निर्माण फिरोज शाह की राजववा को पुनर्जीवित करके किया गया। यानी कि मुगल कालीन जो सहाब या सिहाब नहर का निर्माण फिरोज शाह की राजववा को पुनर्जीवित करके किया गया। अच्छा, अकबर के समय में पहले सिहाबुद्दीन खान और बाद में नसरुद्दीन मोहम्मद तार खान द्वारा नहर की खुदाई और मरम्मत करके चौड़ा किया गया इसको। दिल्ली के गवर्नर सिहाबुद्दीन ने कृषि को विस्तार देने के लिए नहर की मरम्मत करवाई तथा नाम भी परिवर्तित किया और इसको सिहाब नहर कहा गया। तो ये जो मुगल कालीन जो सहाब या सिहाब नहर की बात कर रहा हूँ, असल में ये फिरोज शाह तुगलक के समय एक राजबाह के नाम से नहर होती थी, इसी को पुनर्जीवित किया गया अकबर के शासन काल में और नाम भी बदल दिया गया सिहाब नहर। अब यहाँ पे हम मुगल कालीन चित्रकला और संगीत की बात करेंगे। स्पेशली चित्रकला से संबंधित कई सारे प्रश्न आते हैं। चित्रकार को पूछा जाता है कि कौन जहांगीर के समय का चित्रकार है, कौन जो है कि अकबर के समय का है, कौन हुमायूं के समय का है। तो ये सारी चीजें बात रह गई हैं। आगे देखते हैं यहाँ पर हम टॉपिक को कि अब संगीत और चित्रकला पे बात करेंगे। तो मुगल कालीन चित्रकला के विषय में अगर बात करोगे तो इनके जो दृश्य देखने को मिलते हैं वो युद्ध प्रिय देखने को मिलते हैं, यानी युद्धों पर आधारित ज्यादा चित्रकला देखने को मिले। जैसे कोई शासक या बादशाह घोड़े पे बैठा है, उसके हाथ में तलवार है, भाला है, मुकुट उकुट पहना है, ऐसा लग रहा है कि वो हमेशा तैयार ही बैठा है युद्ध लड़ने के लिए। तो ये सब चीजें देखने को मिलेंगी। वहीं इनके पशु पक्षी और प्राकृतिक दृश्य भी देखने को मिलते हैं सबसे अधिक, क्योंकि इसमें क्या होता है, क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं कि पशु पक्षियों के मिले, क्योंकि इस्लाम में ये माना जाता है कि मूर्ति पूजा तो होती नहीं है, अवतारवाद तो होता नहीं, केवल एकेश्वरवाद होता है। एक होता है वो खुदा, और दूसरा इसमें लॉजिक ये होता है कि ये लोग कभी भी मनुष्य की यानी कि मूर्ति पूजा के समर्थक नहीं होते, तो मनुष्य की मूर्ति कभी नहीं बनाते। तो इनको क्या मिलेगा, प्रकृति का चित्रण करेंगे, मनोरम दृश्य का चित्रण करेंगे, उगते सूरज का करेंगे, पशु पक्षियों का करेंगे, इसलिए। और बाद में ये दरबारी चित्रण के रूप में आगे उभरने लगते हैं, स्पेशली जहांगीर के शासन काल में, कि दरबार में एक बादशाह बैठा है, चारों तरफ उसके मंत्रीगण बैठे हुए, जनता खड़ी है, सभा हो रही है। ये सभी चित्रण आपको देखने को धीरे धीरे मिलेंगे। अगर हम प्राकृतिक दृश्य की बात करेंगे तो उस्ताद मंसूर जो है कि इसमें बहुत ही दक्ष रहते हैं। अब चित्रकला की नींव कहां से पड़ती है, तो हुमायूं के शासन काल से पड़ती है, बाबर की नहीं, हुमायूं के शासन काल से। और हुमायूं के 2 ही चित्रकार सबसे इंपॉर्टेंट है जो बार बार पूछा जाता है, एक होता है अब्दुल समद और एक होता है मीर सैयद अली। अब इसमें क्या होता है, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब्दुल समद जो है कि हुमायूं के शासन काल के थे या फिर जो है कि जहांगीर के शासन काल से थे। तो ये चीजें क्लियर नहीं हो पाती लोगों को। दूसरी बात, ये दोनों ही लोग जो है कि फारसी चित्रकारों ने सेवाएं दी थी, ये फारसी चित्रकार थे और ये हुमायूं के समय में थे। तो याद रख लो, मीर सैयद अली और अब्दुल समद ये दोनों ही आपके हुमायूं के शासन काल से संबंधित हैं। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर हम कि किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने भी बनवाए, यानी कि चित्रकारी करने के लिए जो कारखाने यानी दीवान बनवाए गए, इट मीन्स की जो है कि विभाग बनवाए गए, तो वो हुमायूं के द्वारा बनवाए गए। मुगल चित्रकला ने पहाड़ी, राजस्थानी एवं कांगड़ा चित्रकला को प्रभावित किया, किंतु कालीघाट चित्रकला पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। क्योंकि जैसे देखोगे राजस्थान से जो राजपूताना संबंध था अकबर का, जहांगीर का, पहाड़ी क्षेत्रों से भी था, कांगड़ा चित्रकला से, हिमाचल वगैरह से भी था। तो ऐसे में जो है कि मुगल काल की चित्रकला ने इन सभी को तो प्रभावित किया, लेकिन कालीघाट जैसी चित्रकला को कोई भी प्रभावित नहीं किया। दास्तान ए अमीर हमजा, इसका चित्रांकन किसके द्वारा किया गया, तो अब्दुल समद पहले के द्वारा किया गया और मीर सैयद अली बाद में करते हैं। तो अब्दुल समद पहले करते हैं और मीर सैयद अली बाद में करते हैं। दसवंत और बसावन ये पूछा जाता है, ये प्रमुख जो चित्रकार थे ये मुगल सम्राट किसके, अकबर के समय थे। तो याद रख लो दोस्तों, बस 4 नाम याद रख लो, बाकी सारे बचे हुए, चाहे वो आप बिल्ला को पढ़ लो, मंसूर को पढ़ लो, किसी को भी पढ़ लो, वो सारे हुमायूं में है। आपको अक्सर कंफ्यूजन होता है, 4 लोगों के नाम याद रखो, मीर सैयद अली और अब्दुल समद ये आपके हो जाएंगे हुमायूं के। वहीं दसवंत और बसावन ये दोनों हो जाएंगे आपके अकबर के। बाकी जितने भी बचेंगे मुख्य रूप से वो सारे के सारे आपको जहांगीर में देखने हैं। यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में होता है, तो पुर्तगालियों के दरबारों में जो है कि सबसे पहले यूरोपीय चित्रकारी आते हैं, धीरे धीरे ये भी इनके साथ आते हैं। और अगर हम बात करें कि मुगल चित्रकारों ने इनसे 2 विशेषताएं ग्रहण की थी,
पुर्तगालियों से। एक तो व्यक्ति विशेष का चित्रण करना शुरू कर दिया था और दूसरा दृश्य में आगे दिखने वाली वस्तुओं को छोटा आकार में बनाना लगे। अब देखो, इसकी तो मैं बाद में बात करूंगा, व्यक्ति विशेष की बात। अभी आप कहोगे कि सर आपने बताया कि इस्लाम में किसी मूर्ति पूजा का समर्थन नहीं होता, किसी व्यक्ति का चित्र नहीं होता, बल्कि प्राकृतिक मनोरम दृश्य और पशु पक्षियों का होता है। लेकिन जब ये पुर्तगाली आ रहे होते हैं तो आपको पता है कि उस समय जो है कि पुर्तगाली जब भारत में व्यापार करने आ रहे हैं तो 1498 वगैरह में आते हैं। लेकिन उसके बाद और भी जो यूरोपीय देश के लोग आते हैं तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने देवता किसको मानते हैं, ईसाई धर्म को, यीशु को। और ईसा मसीह क्या थे, एक मनुष्य थे। तो इसलिए इन्होंने ईशा की, मरियम की, तमाम लोगों की फोटो बनानी शुरू कर दी, चित्रकारी करना शुरू कर दिया, जो कि कहीं ना कहीं एक व्यक्ति है। क्या है, एक व्यक्ति है। तो फिर इन्हीं से सीखते हुए इन्होंने भी व्यक्ति विशेष का चित्रण करना शुरू कर दिया और दृश्य में आगे दिखने वाली वस्तु को इन्होंने क्या किया, छोटा बनाना शुरू कर दिया। फिर देखो, अबुल हसन, उस्ताद मंसूर, फारूक बेग, बिशनदास, अकारिजा, मोहम्मद नादिर, मोहम्मद मुराद, मनोहर, माधव, गोवर्धन, ये सभी जहांगीर के समय के चित्रकार हैं। तो मैंने क्या कहा, इतने अधिक नाम याद करने से बढ़िया कि आप 4 नाम याद करो। दसवंत और बसावन ये दोनों अकबर के हैं, और वहीं अगर आप देखोगे मीर सैयद अली और अब्दुल समद ये दोनों हुमायूं के हैं। बाकी बचे हुए सारे के सारे ये पूरे की पूरी कैटेगरी ये जहांगीर के समय की है। तो कौन कौन है, अबुल हसन की बात कर लेंगे, उस्ताद मंसूर की, फारूक बेग, बिशनदास, अकारिजा, मोहम्मद नादिर, मोहम्मद मुराद, मनोहर, माधव, गोवर्धन, ये सभी जो है कि जहांगीर के प्रमुख समय के चित्रकार हैं। किस मुगल सम्राट ने सचित्र पांडुलिपियों से ध्यान हटाकर चित्राधार यानी कि एल्बम और वैयक्तिक रूप चित्रों पर अधिक ध्यान देना शुरू कर दिया? जहांगीर के समय में ऐसा हुआ। पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल मध्यकालीन चित्रकला की विभिन्न शैलियां हैं, क्योंकि पहाड़ी शैली होगी, राजपूताना शैली होगी, मुगल कालीन शैली होगी, कांगड़ा शैली होगी। ये सभी चित्रकारी जो है कि मध्यकाल में स्पेशली विख्यात थी। मध्यकाल मतलब मुगल काल में सबसे अधिक विख्यात थी। आगे देखोगे, 17वीं से 19वीं शताब्दी के दौरान पहाड़ी चित्रकारी का विकास पश्चिमी हिमालय के क्षेत्र के विभिन्न पहाड़ी शहरों जैसे कि बसोहली, गुलेर, कांगड़ा, कुल्लू, चंबा आदि में जो है कि देखने को मिलती है। किशनगढ़ शैली की बात करेंगे तो ये किस कला के लिए प्रसिद्ध है, तो ये चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है किशनगढ़ शैली। फिर उसके बाद कौन सा एक संगीत वाद्य बजाने में औरंगजेब की दक्षता थी, तो कौन सा संगीत का जो वाद्य यंत्र था, बीड़ा बजाने में औरंगजेब बहुत दक्ष था। औरंगजेब ने संगीत को इस्लाम विरोधी मानकर उस पर पाबंदी भी लगा दी थी, इसने झरोखा दर्शन भी खत्म कर दिया था। और तोड़ी राग की बात करें तो ये प्रातःकालीन गाया जाने वाला एक राग है और यह राज दरबारों में भाटों और चरणों द्वारा गाया जाता था। हरिदास संप्रदाय के संगीत अर्चना केंद्रों की संख्या कितनी थी? 5 थी। यानी हरिदास संप्रदाय के जो संगीत अर्चना केंद्र थे उसमें 5 थी। बात करते हैं हरिदास के बारे में, तो ये ब्रज भाषा में अनेक ध्रुपदों की इन्होंने रचना की है। गायन प्लस वादन दोनों कलाओं में ये प्रवीण थे, यानी कि बहुत योग्य थे। और इनके शिष्यों की बात करें तो तानसेन, बैजू बावरा, गोपाल नायक और मदन लाल ये सभी जो है कि इनके प्रमुख शिष्य थे। तो हरिदास के सबसे प्रमुख जो है कि शिष्य कौन मानते हैं? बैजू बावरा और तानसेन, ये 2 ऐसे शिष्य हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट माने जाते हैं तानसेन के। वहीं मियां तानसेन की बात करें तो इनका मूल नाम था रामतनु पांडे। ध्यान देना कि मियां तानसेन की बात करें जो कि ग्वालियर से संबंधित था, इनका मूल नाम था रामतनु पांडे। ठीक है, ये हिंदू देवी देवताओं से संबंधित ध्रुपदों की इन्होंने रचना भी की है। और तानसेन ने अपने संरक्षकों से संबंधित गानों की भी रचना की है। जो अपने संरक्षक थे उनसे संबंधित, मतलब कि जो राजा महाराजा थे जिनके दरबार में रहते थे, बादशाहों के दरबार में, उनसे संबंधित भी इन्होंने कई गाने गाए हैं। और तानसेन ने अनेक रागों की मौलिक रचना की है और इनका मकबरा आपके ग्वालियर में देखने को मिलेगा। अकबर के शासनकाल के दौरान तानसेन और स्वामी हरिदास प्रमुख ध्रुपद गायन थे और खुद हरिदास जी तो इनके गुरु थे तानसेन के। आगे देखते हैं, विलास खां जहांगीर के दरबार का ये प्रमुख संगीतज्ञ था। अकबर ने तानसेन की उपाधि दी थी किसको? मतलब अकबर ने तानसेन को जो उपाधि दी थी वो मियां दी थी, और दूसरी उपाधि थी कंठाभरण विलास। ठीक है, कंठाभरणवाड़ी विलास, ये 2 उपाधियां तानसेन को थी और दोनों ही अकबर के द्वारा दी गई थी। राजा मानसिंह तोमर तानसेन एवं सदारंग अदारंग हिंदुस्तानी संगीत के क्षेत्र में महान विभूति थे, जबकि माल गुर्जरी संगीत के रागों में एक राग है जिसका सृजन मानसिंह तोमर के द्वारा किया गया था। तो जो मानसिंह तोमर है, तानसेन एवं सदारंग अदारंग, ये सभी हिंदुस्तानी संगीत के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण विभूति माने जाते हैं। फिर अकबर ने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली थी। किससे ली थी इन्होंने? लाला कलावंत से। और नगाड़ा बजाने में ये प्रवीण था। तो अकबर नगाड़ा बजाने में प्रवीण था और औरंगजेब आपका वीणा बजाने में प्रवीण था। तो ये भी पूछा जाता है। मुगल कालीन साहित्यों की बात करेंगे अब हम। ठीक है, धीरे धीरे ये चैप्टर बस आपका कंप्लीट होने वाला है और मिडिवल हिस्ट्री इसी के साथ आपकी कंप्लीट हो जाएगी।
देखते हैं यहाँ पर कि तुजुक ए बाबरी की बात करेंगे तो ये आत्मकथा थी बाबर की, जिसने तुर्की भाषा में उस समय लिखा था, लेकिन आगे चल के पायंदा खां और अब्दुल रहीम खान खाना ने फारसी भाषा में अनुवाद किया बाबरनामा के नाम से। ठीक है, ये हो गया। और अंग्रेजी में इसका अनुवाद किया था जॉन लेडन और विलियम रस्किन ने किया था। गुलबदन बेगम की बात करेंगे तो इन्होंने हुमायूं नामा लिखा था, और ये बाबर की पुत्री थी गुलबदन, क्योंकि ये हुमायूं की बहन थी। ध्यान देना, जब बाबर की पुत्री है और बाबर का पुत्र हुमायूं था तो दोनों भाई बहन हो गए, और ये बाबर की पुत्री थी। ठीक है, और हुमायूं नामा इन्होंने लिखी थी, जिसमें जो है कि हुमायूं का युद्ध के बारे में बात करते हैं, जिक्र किया जाता है। नेक्स्ट आप देखोगे माहम अनगा। माहम अनगा ने दिल्ली में पुराने किले के सामने खैरुल मंजिल और खैरुल मंजिल नामक मदरसे की स्थापना की, जिसे मदरसा ए बेगम भी कहा जाता है। कई बार ये प्रश्न पूछा गया कि खैरुल मंजिल कहाँ पर है दिल्ली में, किसने उसकी स्थापना की, माहम अनगा ने, या फिर मदरसा ए बेगम किस नाम से जाना जाता है। तो ये सारे प्रश्न घूम के आते रहते हैं। हितोपदेश का फारसी अनुवाद ताज अल दिन मुफ्ती अल मलिकी द्वारा मुहफरिफ उल कुबाल के नाम से इसे किया गया। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बुक है, उनके जरा नाम पढ़ लेते हैं। जैसे हसन निजामी की ताजुल मासिर थी, ख्वादिमीर की थी कानून ए हुमायूनी, या प्रचलित रूप से आप हुमायूं नामा कह सकते हो। मोहम्मद काजिम की बात करेंगे तो आलमगीर नामा हो गई। भीमसेन की बात करेंगे तो नुक्शा ए दिलकुशा हो गई। तो ये आपकी पुस्तकें थी। मुल्ला दाऊद ने चंदायन लिखी थी, दामोदर कवि ने राग विबोध लिखी थी, सोमनाथ ने पद्मावती कथा लिखी थी, अमीर खुसरो ने आसिका लिखी थी, और ये भी प्रश्न आपके आरओ में आ चुके हैं। आलमगीर नामा जो लिखता है मिर्जा मोहम्मद काजिम लिखते हैं। तबकात ए अकबरी निजामुद्दीन अहमद लिखते हैं। चहार चमन ये चंद्रभान ब्राह्मण लिखते हैं। इकबाल नामा जहांगीरी ये मुअत्तम खां और मोतमिद खां लिखते हैं, दोनों ही नाम इसके लिख सकते हो, इकबाल नामा जहांगीरी। ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद ने तबकात ए अकबरी की रचना की, जिसे तारीख ए निजामी कहा भी कहते हैं, तारीख ए निजामी भी कहते हैं। निम्न मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे इंपॉर्टेंट योगदान ना तो अब्दुल रहीम खान खाना का रहा, जो कि हिंदी साहित्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते थे। अब्दुल हमीद लाहौरी ये शाहजहां के शासनकाल के एक राजकीय इतिहासकार थे, जिन्होंने पातशाह नामक लिखी थी, और ये शाहजहां कालीन इतिहास का वर्णन करती है। हालांकि ये जो है कि 3 वर्णों में, मतलब 3 पार्ट में देखने को मिलती, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। और शाहजहां नामा इनायत खान ने लिखी थी। किसने लिखी थी? इनायत खान ने। अब यहाँ पे देखोगे तो ये भी पुस्तक आई थी कि तारीख ए फिरोज शाही शम्स ए सिराज अफीफ ने, सॉरी हाँ सही है, शम्स ए सिराज अफीफ ने लिखी थी, जो है कि तारीख ए फिरोज शाही को। वही तुगलक मतलब कि तुगलक नामा की बात करेंगे तो ये अमीर खुसरो लिखता है इस पुस्तक को। आगे देखते हैं। अकबर अनवर ए सहेली या सुहेली इस नाम से पंचतंत्र का अनुवाद मुल्ला हुसैन वाइस कासिफी ने किया था, जबकि आयर ए दानिश के नाम से पंचतंत्र का अनुवाद अबुल फजल ने किया था। तो ध्यान देना कि पंचतंत्र के 2-3 नाम से किए गए हैं, जैसे अनवर ए सुहेली के नाम से अनुवाद मुल्ला हुसैन वाइस करते हैं, और आयर ए दानिश के नाम से अबुल फजल ने की है। योग वशिष्ठ का फारसी अनुवाद मुगल बादशाह अकबर के काल में निजामुद्दीन पानीपति के द्वारा किया गया था। अबुल फजल द्वारा अकबर का पूरा नाम जो है कि ध्यान देना, मतलब अकबर नामा है। अबुल फजल द्वारा जो अकबर नामा ये पूरी कंप्लीट की गई थी 7 साल में। इसका तीसरा भाग आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है, और मुगल काल की जो दरबारी जो भाषा थी यानी कि राजकीय भाषा वो फारसी थी। मुगलों की अदालत में जो भाषा यूज होती थी फारसी यूज होती थी। मुगल कालीन ग्रंथ मासिर ए अलमा या मासिर ए आलमगिरी किसकी रचना थी? तो ये साकी मुस्तैदी खां, जो कि औरंगजेब के शासनकाल का इसमें विवरण देखने को मिलता है। ये ऑफिशियली जो है कि इतिहासकार रहता है यहाँ पे, कि औरंगजेब के शासनकाल को पूरा ये लिखता है। वहीं भीमसेन कायस्थ की बात करेंगे तो तारीख ए दिलकुशा होगी। चंद्रभान ब्रह्मांत की बात करेंगे तो चहार चमन लिखते हैं। ईश्वर दास नागर की बात करेंगे तो फतुहात ए आलमगिरी लिखते हैं, और सुजान राय भंडारी की बात करेंगे तो खुलासत उत तवारीख लिखते हैं। तो इंपॉर्टेंट देखिए यहाँ पे ये भी आ चुका रिपीटेड, ये भी रिपीटेड हो गया, ये भी फतुहात ए आलमगिरी। नस्तालीक है, ये क्या होता है भाई? नस्तालीक क्या होती है? ये एक प्रकार की फारसी लिपि होती है, जैसे हिंदी की लिपि क्या देवनागरी है, जो मध्यकालीन भारत में प्रयुक्त होती थी। औरंगजेब नस्तालीक तथा शिकस्त लिखने में निपुण था, शिकस्त लिखने में निपुण था। कवि हृदय राजा जिसने नगरी दास के नाम से कृष्ण की प्रशंसा में छंद लिखे तो राजा सावंत सिंह थे, जो कि अजमेर के किशनगढ़ के रियासत से संबंधित थे। रामचंद्रिका और रसिक प्रिया की बात करेंगे तो ये आपके हिंदी कविता के रीतिकालीन कवि केशव दास की रचना है। किसकी रचना है? केशव दास की रचना है, रामचंद्रिका और रसिक प्रिया, जो कि 1555 से 1617 तक के बीच में इन्होंने ये पुस्तकें भी लिखी है। अब आ जाइए मुगल काल के विविध सेक्शन को जरा हम कवर कर लेते हैं।
अब यहाँ पर हम देखते हैं कि मुगल काल विविध की बात करें, मुगल काल विविध चैप्टर जो है, देखो विदेशी यात्रियों में से किसने भारत के हीरों और हीरे की खदानों को विस्तृत रूप से चर्चा की थी? तो जॉन बैप्टिस्ट ट्रेवेनियर, जिनको हम लोग ट्रेवेनियर के नाम से जानते हैं, और ये 1605 से लेकर 1689 के बीच में था। विलियम फिंच की बात करें, इनके अनुसार इलाहाबाद स्थित पैलेस ऑफ 40 पिलर्स यानी कि पैलेस ऑफ 40 पिलर्स का निर्माण में 40 वर्ष लगे और इसके निर्माण हेतु 5000 से 20,000 लोगों ने काम किया लगभग। हॉकिंस का अगर हम कार्यकाल की देखें तो 1608 से 11 के बीच में आता है, जहांगीर के शासनकाल में। टॉमस रो की बात करें तो 1615 से 1619 जहांगीर के शासनकाल में आता है। मनुची की बात करेंगे तो 1653 से 1700, यहाँ पे 1653 से जो है कि ये होना चाहिए तो 1658 के बीच में, ठीक है, यहाँ पे शाहजहां का कार्यकाल रहेगा। और रॉल्फ फिंच की बात करेंगे तो 1583 से 86 के बीच में ये अकबर का कार्यकाल रहेगा। तो ये भी चीजें पूछी जाती हैं। उसी तरीके से जहांगीर, मोहम्मद शाह, अहमद शाह अब्दाली, बहादुर शाह द्वितीय, ये इनका काल अनुक्रम है, यानी कि पहले जहांगीर आएगा, फिर मोहम्मद शाह आएगा, फिर अहमद शाह अब्दाली, फिर बहादुर शाह द्वितीय। हालांकि ये मुगल काल की जो डायनेस्टी है उसका ये कालक्रम है। 4 बाहरी आक्रमणों को कालक्रम के अनुसार बैसाइए। तो जैसे चंगेज खां सबसे पहले आता है, ध्यान देना कि सबसे पहले कौन आएगा, चंगेज खां आएगा 1211 से 36 के आसपास, जब इल्तुतमिश रहता है। फिर उसके बाद तैमूर आता है 1398 में। फिर उसके बाद जो है कि नादिर शाह आता है 1739 में, और लास्ट में आता है पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली 1761। तो ये 4 बाहरी लोग थे जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया था। हेमचंद्र विक्रमादित्य भारतीय में किस नाम से जाना जाता था? हेमू के नाम से जाना जाता था, यानी हेमराज भी कह सकते हो। और बैरम खां के साथ इसका 1556 पानीपत का सेकंड वॉर में सिर काट दिया गया था बैरम खां के द्वारा, और हेमू हार गया था। अकबर की विजय हो जाती है, जो कि अकबर ने स्वयं युद्ध नहीं लड़ा था बल्कि बैरम खां के नेतृत्व में यह युद्ध लड़ा गया था। आगे देखोगे यहाँ पे कि भारतीय गौरव यश का अंतिम सूर्य किसके लिए कहा जाता है? तो ये पृथ्वीराज चौहान के लिए कहा जाता है। किसके लिए कहा जाता है? पृथ्वीराज चौहान के लिए कहा जाता है। शिवाजी का देहांत कब होता है? 1680 ईस्वी में होता है। 1601 ईस्वी में असीरगढ़ के युद्ध में अकबर ने मीरन बहादुर को पराजित किया और असीरगढ़ पर मुगलों का अधिकार हो जाता है। खेड़ा का युद्ध 1707 ईस्वी में मराठा सिंहासन के लिए साहू और ताराबाई के मध्य होता है। तो ये जो खेड़ा का युद्ध हुआ है, यह 1707 में हुआ है। और उसके बाद अगर आप देखोगे, ये होता है खाजवा का युद्ध, जो कि 1659 में औरंगजेब और शाह शुजा के बीच में हुआ। फिर ये खानवा युद्ध होगा 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच में, जिसमें जिहाद का नारा दिया गया था। घाघरा युद्ध ये आपका 1529 बाबर और महमूद लोदी के बीच में होता है, घाघरा का युद्ध। चौसा का युद्ध की बात करेंगे तो ये आपका 1539 में शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच होता है। सामूगढ़ के युद्ध की बात करें 1658 में औरंगजेब, मुराद और दारा शिकोह रहते हैं। चंदेरी के युद्ध की बात करेंगे मेदिनी राय और बाबर के 1528 में। तालीकोटा या राक्षसी तांगड़ी युद्ध की बात करेंगे 1565 में, जहां दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य एक तरफ था, बाकी बीदर, बरार, गोलकुंडा ये सब एक तरफ हो जाते हैं। बात करेंगे तानसेन की, तो तानसेन अता अली खान नाम था इनका, और इस्लाम धर्म में धर्मांतरण के पश्चात ये नाम इनका हो गया था तानसेन का, ठीक है, क्योंकि इन्होंने फिर बाद में धर्मांतरण कर लिया। एकता की बात करेंगे तो दिल्ली के सुल्तानों ने शुरू की। जागीर की बात करेंगे तो मुगल काल में थी। अमरम की बात करेंगे तो विजयनगर के सैनिक थे। मोकाज की बात करेंगे तो मराठों का ये एक तरीके का टैक्स हुआ करता था। क्या होता था? टैक्स होता था। अब दोनों की बात यहाँ पे समझते हैं। अमरम किसे कहते हैं? जो नायकों को राजा वेतन के बदले या उनकी अधीनस्थ सेना के रखरखाव के लिए विशेष भूखंड देता था, उसे अमरम कहते थे, जो सेनाओं को देते थे, नायकों को। और मोकास क्या होता था? 66% मराठा सरदारों को घुड़सवार रखने के लिए कहा जाता था मोकास। किस बंदरगाहों में से किसको बाबुल मक्का यानी मक्का द्वार कहा जाता है? सूरत को कहा जाता है। मुगलों ने नवरोज का त्योहार लिया था किससे? पारसियों से लिया था। मुगल काल में जिस मदरसे में मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता हासिल की, वह स्थित थी लखनऊ में। कहां पर स्थित था? लखनऊ में। धर्मशास्त्र के विशेषज्ञ को आलिम तथा साहित्य के विशेषज्ञ को काबिल और उपाधियों से विभूषित किया था। मतलब कि अगर कोई व्यक्ति धर्मशास्त्र में काबिल है तो उसे आलिम कहते थे, और साहित्य में काबिल है तो उसे काबिल कहा जाता था। अब यहाँ पे कुछ हम काल क्रमानुसार देखेंगे, जैसे कि पद्मिनी हो गई, दुर्गावती हो गई, अहिल्याबाई हो गई, ताराबाई हो गई। ये जो है कि महत्वपूर्ण हमारे भारत की महिलाएं हैं, जो कि कहीं ना कहीं किसी न किसी जो है कि रूप में प्रचलित है। औरंगजेब का मकबरा आपके खुलदाबाद औरंगाबाद में है, और अब्दुल रहीम खान खाना का मकबरा आपको दिल्ली में देखने को मिलेगा। फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा के निर्माण में मुख्यतः लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया, सफेद और काले संगमरमर से सजाया गया, जिसका निर्माण अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में 1573 में किया था।
अब यहाँ पे जहांगीरी महल की बात करेंगे तो ये आगरा के किले में है। अटाला मस्जिद जो कि जौनपुर के इब्राहिम शाह सर्की के द्वारा की गई। बाबर की बात करें तो जामा मस्जिद संभल में है, इन्होंने स्टैब्लिश की थी। गोल गुम्बद की बात करेंगे तो मोहम्मद आदिल शाह के द्वारा जो है कि स्टैब्लिश किया गया था, बीजापुर के शासक थे। मोती मस्जिद जो दिल्ली में है वो औरंगजेब ने स्टैब्लिश की, और मोती मस्जिद जो आगरा में वो शाहजहां ने स्टैब्लिश की। मध्यकाल में बंजारे सामान्यतः क्या होते थे, व्यापारी होते थे। दाम क्या होता था, ये तांबे की मुद्रा होती थी। मुगल काल में जो तांबे की मुद्रा हमने ऊपर पढ़ी थी। देसाई क्या होता था, राजस्व अधिकारी होता था। दीवान प्रांतीय राजस्व का प्रमुख होता था। जरीब ये भूमि की एक माप होती थी। जरीब क्या होती थी, भूमि की एक माप होती थी। अब यहाँ पे हम शुरू करेंगे सिख धर्म के बारे में बात करेंगे, जो उसी समय कई सारे सिख जो गुरु हुआ करते थे वो मुगल शासक के दौरान थे, तो इनके बारे में बात करेंगे। जैसे पहले जो गुरु हुए थे, गुरु नानक जी हुए थे। इनका जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी में हुआ था, जो ननकाना साहिब जिले में, और नानक पंथ इन्होंने चलाया था और इनकी फिर मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट होते हैं गुरु अंगद, जो सेकंड नंबर पे आते हैं, जिनको लहना भी कहा जाता है। इन्होंने गुरुमुखी लिपि को प्रारंभ किया, इसके जनक माने जाते हैं। हालांकि गुरु नानक जी ने ही लंगर की व्यवस्था भी कर दी थी। गुरु रामदास जो कि चौथे नंबर पे आते हैं, तीसरे नंबर वाले की अभी हम बात नहीं करेंगे। अकबर ने उनकी पत्नी बीबी भानी को 500 बीघा भूमि दान दे दी थी, जिसमें एक प्राकृतिक तालाब भी बनवाया गया था, और इसी भूमि पर जो है कि अमृतसर शहर का निर्माण किया गया। और आगे चल के आप देखोगे पांचवे आते हैं गुरु अर्जुन देव, 1581 से 1606। 1604 ईस्वी में सिखों के पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ का इन्होंने संकलन किया। विद्रोही राजकुमार खुसरो जो कि शाहजहां का पुत्र था, इसकी सहायता और धन दिया, और इसको आशीर्वाद भी दिया कि 1606 में कि तुम जो है कि कहीं ना कहीं मुगल काल के सुल्तान बनोगे। फिर आदि ग्रंथ की अगर हम बात करें तो इसमें सिख गुरुओं की बातें रखी गई हैं। अनेक हिंदू भक्तों के भी जो है कि विचार रखे गए। कबीर के हैं, बाबा फरीद के हैं, नामदेव के हैं, रैदास के हैं, इन सभी की रचनाएं आपको देखने को मिलती हैं। तो कौन कौन प्रमुख है सिख गुरुओं के साथ, अनेक हिंदू भक्तों जैसे कि कबीर, बाबा फरीद, नामदेव, रैदास, इन सभी की जो है कि रचनाएं देखने को मिलती है। जयदेव की भी रचना इसमें शामिल है। बंगाल के वैष्णव कवि थे ये जयदेव, इनकी भी रचनाएं देखने को मिलती हैं। आगे देखोगे आप, गुरु अमरदास ने धार्मिक संप्रदाय को 22 जो मंजियों यानी कि गद्दियों में बांटा, और प्रत्येक मंजी एक सिख के अधिकार में रखा गया। फिर आगे देखते हैं यहाँ पे कि दल खालसा की स्थापना कर्पूर सिंह ने की थी। मीरी और पीरी ये क्रमशः सांसारिक आध्यात्मिक प्रभुत्व के पूरक गुरु हरगोविंद सिंह ने शुरू किया था। गुरु तेग बहादुर की बात करें तो 1664 से 75 तक की बात करें तो 9वें गुरु थे ये, और औरंगजेब से इनकी शत्रुता थी, जिस वजह से 1675 में इनकी मृत्यु हो गई थी गुरु तेग बहादुर जी की। नेक्स्ट है आपका गुरु गोविंद सिंह की बात करेंगे तो 1666 ईस्वी में पटना साहिब में इनकी जन्म होता है, और 1708 ईस्वी में इनका नांदेड़ा महाराष्ट्र में इनकी मृत्यु हो जाती है। इन्होंने सैनिक संप्रदाय खालसा पंथ में परिवर्तित कर दिया गुरु की परंपरा को 1699 में, और पुरुष को सिंह लगाने के लिए और महिला को कौर लगाने के लिए इन्होंने टाइटल शुरू कर दिया। इसीलिए जो है कि आप देखो कि जितने भी हमारे पंजाबी भाई बहन है सिख समुदाय से, वो सिंह लगाते हैं और महिलाएं कौर लगाती हैं। और इन्होंने केस, कंघा, कृपाण, कच्छा, कड़ा, इट मीन्स की 5 कक्ष जो है कि रखने की बात रखी। और बंदा बहादुर का मूल नाम लक्षण देव के नाम से जाना जाता है। गुरु गोविंद सिंह के बाद आगे बंदा बहादुर ही आते हैं, लेकिन ये गुरु के पद में नहीं रहते हैं। अब यहाँ पे बात करेंगे मराठा राज्य और संघ की बात करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि मराठा के उत्कर्ष का कारण क्या था, जो मराठों के उत्कर्ष हो रहे थे उसका कारण क्या था, कि धार्मिक चेतना, भौगोलिक सुरक्षा, राजनीतिक जागृति, उच्च नेतृत्व शक्ति, इस वजह से मराठों का उत्कर्ष हो रहा था। धार्मिक चेतना का मतलब तत्कालीन समय में जो मुगल कालीन व्यवस्था चल रही थी, जिसमें इस्लाम धर्म की बात होती थी, इससे हिंदू धर्म खतरे में दिख रहा था। भौगोलिक सुरक्षा, क्योंकि मराठों के आसपास जितने भी क्षेत्र थे, चाहे वो हैदराबाद का निजाम हो, चाहे दक्षिण भारत का हो, तो वहां पे भी इनको खतरा रहता था। और राजनीतिक जागृति भी हुई कि क्यों ना हम पूरे भारत पे जो है कि कब्जा कर ले, क्योंकि अंग्रेजों को भी हम खदेड़ सकते हैं। हालांकि मुगल और मराठा अगर आपस में एकजुट हो जाते तो शायद अंग्रेजों को खदेड़ा जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्षेत्रीय शक्तियां अपने आप में ही लड़ती रही, और इसका परिणाम हुआ कि भारत में अंग्रेजों ने 200 वर्षों तक गुलामी की है। यहां पर हम देखेंगे कि शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया, तो ये जो है कि शिवाजी ने मुगलों को हराया था सलहार के युद्ध में, जो कि 1672 में हुआ था। हालांकि शिवाजी की बात करेंगे तो 1627 में या 1630 में शिवनेर के दुर्ग में इनका जन्म होता है। 1674 ईस्वी में इनका राज्याभिषेक के बाद ये छत्रपति कहलाते हैं, इसकी उपाधि धारण करते हैं, और गुरु रामदास होते हैं। 1680 में इनकी मृत्यु हो जाती है, और राजधानी रायगढ़ में इनकी मृत्यु हो जाती है। बीजापुर के सुल्तान 1659 ईस्वी में अफजल खां नामक सेनानायक को शिवाजी की महत्वाकांक्षाओं पर अंकुश लगाने के लिए भेजा गया था, लेकिन शिवाजी ने उनको जो है कि वध कर दिया। जो आपने अक्सर एक पिक्चर में या कहीं पे भी इमेज देखी होगी, जिसमें शिवाजी जो है कि एक छोटे से छुरे से जो है कि अफजल खां को मार देते हैं। शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय आगरा में 1666 ईस्वी में कैद कर दिए गए थे औरंगजेब के शासन में। अब यहाँ पे कुछ हम
बात करेंगे कालक्रमों की, जैसे चाकन किले पर विजय 1648 में हुई, मुगलों से मतभेद का प्रारंभ 1657 में होता है, फिर अफजल खां का प्रकरण 1659 में आता है, सूरत पर आक्रमण और लूटना 1664 में आता है। अष्टप्रधान नाम की जो मंत्री परिषद थी मराठा प्रशासन में देखने को मिलती है। शिवाजी के समय सरनोबत का पद संबंध था ये किससे? सैन्य प्रशासन से। ठीक है, सरनोबत जो था वो पद किससे समय था? सैन्य प्रशासन से था। फिर यहाँ पे देखेंगे शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था उसे हम सुमंत कहते थे। क्या कहते थे? उसे हम सुमंत कह देते थे। शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था उसे हम सुमंत कहते थे। प्रत्येक मंत्री अपने विभाग का स्वतंत्र प्रभार रखता था। क्या कह रहा है कि प्रत्येक मंत्री अपने विभाग का स्वतंत्र प्रभार रखता था उस समय। अब यहां पे अगर हम बात करेंगे कि जो रूका होती थी ये तांबे की मुद्रा होती थी, जबकि रुपया की बात करेंगे तो ये आपका रुपया हो गया, लारी हो गया, टका हो गया, ये सभी छत्रपति शिवाजी के राज्य में प्रचलित एक रजत मुद्राएं थी, अर्थात की चांदी की मुद्राएं होती थी। फिर यहां पे देखेंगे, बात करेंगे कि संभाजी के बाद मराठा प्रशासन को किसने सरल और कारगर बनाया? तो बालाजी विश्वनाथ जी ने बनाया था। क्रम की अगर हम बात करेंगे तो बालाजी विश्वनाथ सबसे पहले पेशवा बनते 1713 से 20 तक, फिर बाजीराव आते 1720 से 40 तक, फिर बालाजी बाजीराव आते 1740 से 61 तक, और फिर माधवराव आते हैं 1761 से 72 तक। तो ये क्रम है पेशवाओं का, तो याद रख लेना, बालाजी विश्वनाथ, फिर बाजीराव, फिर बालाजी बाजीराव, फिर माधवराव। संभाजी की बात करेंगे 1680 से 89 तक, ये छत्रपति शिवाजी के ज्येष्ठ पुत्र थे, बड़े पुत्र थे। राजा राम की बात करेंगे तो 1689 से 1700 तक, ये शिवाजी के दूसरे पुत्र थे। शिवाजी द्वितीय ये 1700 से 1708 तक रहते हैं, ये राजा राम के पुत्र होते हैं। और छत्रपति साहू जी 1708 से 49 तक, ये संभाजी के पुत्र होते हैं। तो ये क्रम आपको याद रखना है बिल्कुल, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मिलान करने के लिए आता है। वहीं 1750 ईस्वी तक मराठा साम्राज्य पेशवा की अध्यक्षता में एक परिसंघ बन गया था। साहू के उत्तराधिकारी पेशवा की इच्छा पर निर्भर रहते थे। और किसके समय से मराठा राजा नाचीज हो गया और पेशवा वास्तविक शासक, जो कि बालाजी बाजीराव, यानी कि पेशवा जो है कि मुख्य रूप से शासक बन जाता है बालाजी बाजीराव के समय, और मराठा जो राजा होता है वो केवल काम चला हुआ जाता है, मतलब नाम मात्र का रह जाता है। फिर औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथ में था? तो ताराबाई के हाथ में, क्योंकि जो कि राजा राम की पत्नी थी। और इसका जो शासक था इस समय मराठा का, वो 4 वर्षीय उसका पुत्र था शिवाजी द्वितीय, जो कि गद्दी पर था, लेकिन उसकी संरक्षिका कौन थी? ताराबाई, जो उसकी मां थी। और उसी समय औरंगजेब की मृत्यु भी होती है। राजा राम की पत्नी भी होती है ये। राजा राम 1689 से 1700 तक साहू के प्रतिनिधि के रूप में मराठों का नेतृत्व करता रहा। अब चलेंगे हम अगले पेज, और ये हमारा आखिरी पेज होगा, आखिरी क्लास भी होगी शॉर्ट नोट्स की। ताराबाई मुगलों से संघर्ष जारी रखा और रायगढ़, सतारा, सिंहगढ़ के किलों को मुगलों से जीत लिया गया। ठीक है, ध्यान देना क्या लिखा है कि ताराबाई मुगलों से संघर्ष जारी रखा तथा रायगढ़, सतारा, सिंहगढ़ के किलों मुगलों से जीत लिए गए। और सरजामी प्रथा जो किससे संबंधित है? ये मराठा भू राजस्व से संबंधित है, सरजामी प्रथा। चौथ की बात करेंगे तो उन प्रांतों से लिया जाता था जिन्हें मुगलई कहा जाता था, और इस कर के बदले में पड़ोसी राज्यों को मराठों के आक्रमण तथा लूटपाट से बचने का आश्वासन दिया जाता था। पानीपत की लड़ाई 14 जनवरी 1761 ईस्वी को सदाशिव भाव के नेतृत्व में मराठा सेना और अहमद शाह अब्दाली के नेतृत्व में अफगान सेना के बीच हुई, जिसमें मराठा पराजित हो जाते। काशीराम या काशीराज पंडित ने युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी होते, ये पूरा का पूरा वर्णन लिखते हैं। अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण और पानीपत की तीसरी लड़ाई का तात्कालिक कारण क्या था? कि वो मराठों द्वारा लाहौर से अपने वायसराय तैमूर शाह के निष्कासन का बदला लेना चाहते थे। अब यहाँ पे नजीब खान की बात करेंगे, जो कि नजीब उद्दौला अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था। मोडी लिपि का प्रयोग मराठा विलेखों यानी कि प्रपत्रों में किया जाता था। अब यहाँ पे बात आएगी मुगल साम्राज्य के विघटन की, तो जरा एक क्रम से आप पढ़ना, क्योंकि ये क्रम भी आपसे पूछा जाता है। तो औरंगजेब की बात करेंगे, 1707 में मृत्यु हो जाती है। इसका पुत्र मुअज्जम शाह आलम बहादुर शाह प्रथम के नाम से सत्ता संभालता है 1707 से 12 तक। तो मुख्य रूप से जो शाह आलम वर्ड भी कह सकते हो, हालांकि बहादुर शाह प्रथम जो है कि सत्ता संभालता है। और इसके बाद जब 1712 में वो हटता है तो जहांदार शाह बनता है, जो कि एक अयोग्य शासक होता है, जिसको लंपट मूर्ख भी कह दिया जाता है। और ये इसकी सहायता अमीर जुल्फिकार खां से शासक बन जाता है। 1713 में फर्रुखसियर ने इसको पराजित किया और इसकी हत्या कर देता है एक साल बाद, और फर्रुखसियर गद्दी पर बैठ जाता है। 1717 में फरमान ये जारी करता है और अंग्रेजों को 3000 वार्षिक कर देकर बंगाल में बिना अतिरिक्त चुंगी दिए व्यापार करने का अधिकार देता है। तो इसको गोल्डन फरमान भी कहा जाता है, जो कि फर्रुखसियर जारी करता है। ये आपके मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट आ जाता है, जो कि हम लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री में कवर किया था। मुगल काल में राजा बनाने वाले जो होते थे वो हुसैन अली और अब्दुल्ला होते थे। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला जो अंतिम मुगल शासक था वो कौन था? मोहम्मद शाह था, क्योंकि इसी के शासन काल में 1739 में नादिर शाह का आक्रमण होता है, जो कि ईरानी शासक था, और करनाल युद्ध में मुगलों को पराजित करता और मयूर सिंहासन उठा के ले जाता है।
किसके शासन काल में हिजड़ों तथा महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था? तो वो था मोहम्मद शाह, जिसको हम रंगीला कहते थे, क्योंकि कई बार ऐसा होता था कि ये नग्न वस्त्र की तरह, नग्न वस्त्र मतलब नग्न होकर भी जो है कि दरबार में आता था, या कभी कभी ये महिला आकर्षित करते हुए महिलाओं के वस्त्रों को पहनकर ये आता था, इसलिए ये रंगीला शासक के नाम से भी जाना जाता था। जहांदार शाह, जो कि अगर आप क्रम देखोगे तो 712 से 13, फिर मोहम्मद शाह 1719 से 48 तक, अहमद शाह 48 से 54 तक, और आलमगीर द्वितीय 54 से 59 तक, फिर शाह आलम द्वितीय का कार्यकाल 1759 से 1806 तक, और इसके बाद आप देखोगे शाह आलम द्वितीय को ही अली गौहर भी कहता है। ये वही शाह आलम द्वितीय है जिस समय आपके बक्सर का युद्ध हो रहा था, याद होगा आपको 1764 में, जो शाह आलम द्वितीय का मैंने आपको पढ़ाया था मॉडर्न हिस्ट्री में। किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? तो शाह आलम द्वितीय को नहीं होने दिया था। फिर यहाँ पे अब हम पढ़ते हैं अकबर शाह द्वितीय, जो कि 1806 से 1837 था। इसके पुत्र बहादुर शाह द्वितीय, जिसको हम जफर के नाम से जानते हैं, 1837 से 57 तक था। इसकी मृत्यु रंगून में 1862 में हो जाती है। ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से प्रति माह 1 लाख रुपए पेंशन, 15 लाख अन्य परिसंपत्तियों के लिए किराए के तौर पर, और 1,01,000 रुपए पारिवारिक जो है कि खर्च भी इसको दिया जाता था। अवध का प्रथम नवाब सआदत खां था, जो कि 1722 में सूबेदार था, और उत्तराधिकारी बनता है इसका सफदरगंज सआदत खां का। हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन था? या निजामुल मुल्क भी कह सकते हो, निजामुल मुल्क, या चिन किलिच खां भी कह सकते हो, जो कि हैदराबाद का स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था ये। जयसिंह द्वितीय की अगर हम बात करें तो इसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला और जंतर मंतर बनवाई थी। हालांकि 5 जगह जो है कि इसने जंतर मंतर का स्थापना की थी, उज्जैन, मथुरा, वाराणसी, जयपुर, ठीक है, एक जगह और है वो है आपकी दिल्ली। तो ये 5 जगह टोटल बनवाता है। 1773 में इसने जिज मोहम्मद शाही नाम की पुस्तक लिखी, जो कि नक्षत्रों के संबंधित ज्ञान देती थी, और इसके लेखक जो है कि सवाई जयसिंह द्वितीय थे। सारणियों का एक सेट भी तैयार किया, और यूक्लिड की कृति रेखा गणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद भी ये करता है। तो यूक्लिड की जो कृति थी रेखा गणित, इसके तत्वों का संस्कृत में अनुवाद भी ये करता है। तो ये थी आपकी इंपॉर्टेंट जो है कि घटना चक्र शॉर्ट नोट्स की आपकी क्लास। और इस तरीके से हमने देखा कि लगभग सभी सब्जेक्ट, लगभग सारे ही सब्जेक्ट आपके, दोनों ज्योग्राफी कंप्लीट, दोनों हिस्ट्री, तीनों हिस्ट्री कंप्लीट, तीनों साइंस कंप्लीट हो गई, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, सारे शॉर्ट नोट्स हमने कंप्लीट कर लिए। और वीडियो अच्छी लगे हुए तो लाइक कर देना दोस्तों, और चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आप भी चाहते हो इसकी पीडीएफ को परचेस करना, तो आप वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे, और वहां से हमारी टीम आपसे कॉन्टेक्ट करके सारी पीडीएफ की जानकारी आपको दे देगी कि कितने पेमेंट करके कैसे स्टेप्स को फॉलो करके आप ले सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।